हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं इंट्रोडक्शन की बेल्जियम में और श्रीलंका में क्या क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि एक्कोमोडेशन हुआ बेल्जियम में और मेजॉरिटेरियनिज्म आया श्रीलंका में। इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है और किस तरीके से वहाँ के देश की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी। तो देखते हैं हम लोग मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका से। तो देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म यहाँ पर पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है अ बिलीव दैट अ मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है ऐसा बिलीव, ऐसा मानना लोगों का कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। यानी कि देखिए, सपोज करें जैसे कि हम लोगों ने श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया था जिसमें 74% कौन है, 74% लोग जो हैं वो सिन्हाली कम्युनिटी के हैं। ठीक है, तो यानी कि ये मेजॉरिटी में है और इनका धर्म क्या है, बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट धर्म के हैं और ये सिन्हाली भाषा बोलते हैं। और बाकी लगभग 18% जो हैं वो तमिल भाषा बोलते हैं और उसमें से कुछ श्रीलंकन तमिल हैं और कुछ इंडियन तमिल हैं। तो ये जो सिन्हाली लोग थे, इन्होंने ये सोचा कि भाई हम लोग बुद्धिस्ट धर्म को देश का धर्म बना देंगे और सिन्हाली भाषा को कंट्री की भाषा बना देंगे और सारी की सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वो सिर्फ सिन्हाली लोगों को मिलेंगी। और यही होता है मेजॉरिटेरियनिज्म कि भाई जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ये कहती है कि जितने भी देश के रिसोर्सेज हैं सब पर हमारा कब्जा है और हम बाकी किसी की नहीं सुनेंगे, बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी की नहीं सुनेंगे। और इसकी वजह से श्रीलंका में हुए दंगे, सिविल वॉर होती है। भाई देश में ही अलग अलग कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं तो उससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म से देश को नुकसान ही होता है इन द लॉन्ग रन। तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका एक आज़ाद देश बना 1948 में। जो लीडर्स थे यानी कि नेता थे सिन्हाली कम्युनिटी के, उन्होंने डोमिनेंस दिखाई गवर्नमेंट में और क्योंकि भाई वो मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने अपनी अपनी चलाई। इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो करने लगी। यानी कि जो भी सिन्हाली कम्युनिटी के लोग थे उनकी ही चलेगी, ऐसा गवर्नमेंट ने पूरा अपना बता दिया। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। यानी कि पूरे देश में सिर्फ सिन्हाली भाषा चलेगी और डिसरिगार्ड कर दिया उन्होंने तमिल्स को। मतलब कहा कि तमिल भाषा देश में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, सिर्फ सिन्हाली भाषा का इस्तेमाल होगा। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जो सिन्हाली लोगों को फेवर करती थी। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी पोजीशन देना, गवर्नमेंट में जॉब देना, ये सिर्फ जो सिन्हाली भाषा बोलते थे उन लोगों को ही दी जाने लगी और बाकी दूसरी भाषा तमिल बोलने वाले लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो उनको आया गुस्सा और उन्होंने किए दंगे। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कहा गया कि स्टेट जो है वो बुद्धिस्ट धर्म को प्रोटेक्ट करेगा और आगे बढ़ाएगा। सारे के सारे गवर्नमेंट मेजर्स एक के बाद एक ऐसे आने लगे जिससे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं यानी कि तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो श्रीलंका में रहते हैं उनको ऐसा फील होने लगा कि भाई वो तो अलग थलग पढ़ रहे हैं। और उन्होंने सोचा, उन्हें ऐसा लगा, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो तमिल लोगों को लगा कि जो ये बुद्धिस्ट सिन्हाली पीपल हैं ये ना ही तमिल भाषा को समझ रहे हैं, ना ही हमारे धर्म को समझ रहे हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि सबको बराबर राइट मिले। बट सिन्हाली लोगों ने तो सारे के सारे अच्छी चीज़ें अपने लिए रख ली और बाकी सबको डिस्क्रिमिनेशन किया गया। यानी कि भेदभाव किया जा रहा है तमिल लोगों के साथ जो तमिल भाषा बोलते हैं, उनको अच्छी जॉब नहीं दी जा रही और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हर तरीके से तमिल लोगों को दबाया जा रहा था सिन्हाली लोगों के द्वारा। इससे रिजल्ट ये हुआ, एज अ रिजल्ट जो रिलेशन थे ना सिन्हाली और तमिल कम्युनिटी के, वो स्ट्रेंड होते गए समय के साथ साथ। यानी कि समय के साथ साथ तमिल भाषा बोलने वाले और सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों के बीच के रिलेशन खराब होते गए। जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने पार्टीज़ भी बनाई और स्ट्रगल भी किया कि भाई तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, जैसे आपने सिन्हाली को बना रखा है। जैसे इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस उन्होंने, इंडिया में 22 लैंग्वेजेस है ऑफिशियल, बट श्रीलंका वालों ने कहा नहीं, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाली भाषा को रखेंगे। और माने ही नहीं ये लोग तमिल भाषी लोगों की बात। तो भाई तमिल भाषी लोगों ने कहा कि भाई अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हमें अलग स्टेट दे दो, वरना हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो एजुकेशन में, जॉब्स में। मगर इनकी डिमांड नहीं मानी गई। ये लोग कह रहे थे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि
स्वायत्ता, हम अपने काम, तमिल भाषी लोगों ने कहा कि आप लोग हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हमारा जो इलाका है उसमें हमें अपने रूल्स और रेगुलेशंस चलाने दो। बट सिन्हाली लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, बार बार तमिल्स की डिमांड को डिनाई करा जाता रहा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो, दो कम्युनिटी हैं, एक सिन्हाली है श्रीलंका में और एक तमिल है। सिन्हाली लोग 74% हैं और अपनी अपनी चला रहे हैं। जो तमिल लोग हैं उनको ना ही एजुकेशन में पार्टिसिपेट अच्छे से करने दिया जा रहा, ना ही जॉब्स में करने दिया जा रहा। ऑफिशियल लैंग्वेज देश की बना दी सिन्हाली और ऑफिशियल धर्म बना दिया बुद्धिज़्म। तो बाकी जो बचे हुए लोग थे उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। 1980s आते आते पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बनने लगी, जो कहने लगी इंडिपेंडेंट, मतलब हमें एक अलग देश दे दो जिसका नाम होगा तमिल ईलम, जो कि नर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में होगा श्रीलंका के। तो देखो, श्रीलंका का नर्दर्न ये वाला पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर अलग अलग लोग कहने लगे, जो तमिल लोग थे, कि हम एक तमिल ईलम बनाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें नहीं मानी जा रही थी। जो डिस्ट्रस्ट था, यानी कि जो भेदभाव था, एक दूसरे पर शक करना, भरोसा हट चुका था एक दूसरे कम्युनिटी से, तमिल्स और सिन्हालीज में। इससे क्या हुआ? सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर होती है देश में ही आपस में दो कम्युनिटीज़ अगर लड़ने लगे, कहीं बाहर से लड़ाई नहीं हो रही है, देश के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। तो श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। इससे हज़ारों लोग जो है वो मारे गए, दोनों कम्युनिटीज़ के, सिन्हाली के भी और तमिल्स के भी। काफ़ी सारी फैमिलीज़ को देश छोड़ करके जाना पड़ा और उनके जीवन पूरी तरीके से मानो ख़त्म हो गया। श्रीलंका पहले बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था, जब तक मतलब ठीक था सब कुछ वहाँ और इतने ज़्यादा भेदभाव नहीं थे, दंगे नहीं हो रहे थे। तो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। बट जब से उस देश में दंगे हुए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हुई, सिविल वॉर हुई, उससे काफ़ी ज़्यादा सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ को सेटबैक लगा और इस सिविल वॉर 2009 में ख़त्म हो गई। बट स्टिल श्रीलंका बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया और आज भी श्रीलंका की हालत ज़्यादा अच्छी है, अब तो काफ़ी ज़्यादा और ख़राब हो गई है। तो मतलब अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करेगी तो देश अच्छे से आगे कभी नहीं बढ़ सकता। ये हम लोग को श्रीलंका के एग्जाम्पल से देखने को मिलता है। अब आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम के लीडर्स ने श्रीलंका से बिल्कुल ही अलग पाथ लिया। उन्होंने कहा भाई हम इस तरीके से नहीं करेंगे, अलग रास्ता लिया। उन्होंने कहा ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, भाषाएं अलग हैं, दो देशों मतलब एक ही देश में अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, सबका कल्चर अलग है, हम सबका सम्मान करेंगे, ऐसा बेल्जियम ने किया। 1970 से लेकर के 1993 के टाइम पे, इस बीच में 70 से लेकर के 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन को बेल्जियम में 4 बार अमेंड किया गया ताकि हर किसी को अच्छे से देश में रखा जा सके। एग्रीमेंट में अलग अलग वर्क्स किए गए और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव, काफ़ी दुनिया में ये सब चीज़ें पहले कहीं फॉलो नहीं की गई थी, काफ़ी अलग सा अरेंजमेंट किया गया बेल्जियम में। वो क्या था? जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ना, स्पीकिंग मिनिस्ट्रीज शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमारे देश में भी है सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे ही बेल्जियम में उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले मिनिस्टर्स जो हैं वो बराबर होंगे। जैसे अगर सपोज करो टोटल 100 मिनिस्टर हैं, 100 नेता हैं, तो उसमें से 50 डच भाषी लेंगे हम और 50 फ्रेंच भाषी लेंगे, तो बराबर कर दिया। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा। तो कुछ लॉज ऐसे अगर हैं, कुछ स्पेशल लॉज होंगे जो सारे के सारे जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी जब वो मान जाएंगे तभी कुछ लॉज पास किए जाएंगे। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब होता है अकेले अपनी मर्जी से कोई एक कम्युनिटी अब डिसीजन नहीं ले सकती थी, सबकी जब सब मान जाएंगे तभी डिसीजन लिए जाएंगे। काफ़ी सारी पावर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। दो अलग अलग इलाके, एक वेलोनिया था है ना, जिसमें मतलब एक फ्रेंच भाषी था और एक डच भाषी था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी काफ़ी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नीचे नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर ही होंगी। ऐसा भी डाला गया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रुसेल्स को हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी बिल्कुल बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट करा ये, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने यही एक्सेप्ट किया था, क्योंकि पूरे देश में डच ज़्यादा थे, 60% थे, और फ्रेंच लोग कम थे है ना, लगभग 40% थे। तो पूरे देश वाले लोगों ने, यानी कि डच ने माना फ्रेंच की बात तो फ्रेंच ने भी मानी डच की बात। तो पूरे
अगर हम लोग कंट्री की और स्टेट्स की बात करें तो बिल्कुल डच स्पीकिंग लोगों को, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इस तरीके से, और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी गवर्नमेंट थी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। वो इलेक्ट करी गई थी किसके द्वारा? डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। जो जर्मन स्पीकिंग भी लगभग 1% थे ना, तो जर्मन स्पीकिंग लोगों ने भी इलेक्ट करी गवर्नमेंट। नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी रहें, बट गवर्नमेंट का इलेक्शन में सबने पार्टिसिपेट किया और सारी भाषाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। तो ये जो लोकल लेवल वाली गवर्नमेंट थी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया, इसमें कल्चर, एजुकेशन और भाषा से रिलेटेड मैटर्स शामिल थे। तो आपने देखा होगा कि बेल्जियम का मॉडल काफ़ी कंफ्यूजिंग, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी ये मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज तक अच्छे से काम किया है और कोई भी सिविल स्ट्राइफ यानी कि कोई भी दंगे वगैरह नहीं हुए हैं जैसे कि श्रीलंका में हुए थे। दो मेजर कम्युनिटीज़ ने भाई अच्छे से, दो मेजर कम्युनिटीज़ फ्रेंच एंड डच, उन्होंने अपने अधिकारों को बांट लिया और अच्छे से वो रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? ब्रुसेल्स में बनाया। तो हमें ये समझ में आया कि बेल्जियम और श्रीलंका में कितना अलग हुआ। दोनों की दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, बट कितने अलग तरीके से दोनों ने अपने काम को किया। क्वेश्चन था पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग, बेल्जियम ने कहा कि भाई हम लोग अच्छे से पावर शेयर कर देंगे ताकि देश एक बना रहे, और सबकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया। अलग अलग कम्युनिटीज़ की, अलग अलग भाषा बोलने वाली कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया बेल्जियम ने, तो वहाँ पर सब कुछ सही रहा। ये रियलाइजेशन उन्होंने कैसे किया? वो म्यूचुअली उन्होंने एक्सेप्ट की और पावर शेयर की। पावर शेयरिंग कहाँ पर अच्छे से हुई? बेल्जियम में। बट श्रीलंका ने कहा कि नहीं भाई, हम लोग तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ, तमिल्स के साथ पावर को शेयर नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ? इससे वहाँ पर देश में दंगे हुए और देश टूटने तक की भी हालत आ गई थी और बहुत बुरी हालत हो गई थी श्रीलंका में। बट बेल्जियम में सब कुछ काफ़ी अच्छे से रहा और श्रीलंका में अच्छे से नहीं रहा। ये हम लोग को समझ में आता है कि जब हम लोग पावर को शेयर करते हैं, सबको साथ में लेकर के चलते हैं, तो देश हो या घर हो सब अच्छे से ही रहते हैं। जब सबको साथ में लेकर के चला जाता है, सबकी बातों को सुना जाता है, तो और कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो बेल्जियम में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, बेल्जियम अच्छे से रहा। ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों के दोनों बराबर रहेंगे, है ना। और हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी काफ़ी सारी पावर्स दे दी रीजनल गवर्नमेंट्स को। फिर ब्रुसेल्स की भी सेपरेट गवर्नमेंट होगी और उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी का। और चौथा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरी भी होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग होंगे। और ये जो तीसरे लेवल की गवर्नमेंट होगी, इसके पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड राइट्स होंगे। तो जो लोकल गवर्नमेंट या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, उसके पास कौन कौन से राइट्स होंगे? कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज। ये MCQs में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है सबको साथ में लेकर के चलना, अच्छे से चलना, तो वही होता है एकोमोडेशन। हमारा फॉलो किया गया कहाँ पर? बेल्जियम में। और मेजॉरिटेरियनिज्म श्रीलंका में। ये हो गया। अब हम लोग एक और पार्ट में ये आगे का वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, और ये आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।